इस वीडियो में हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फ़िटनेस, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फ़िटनेस क्या होते हैं, यानी इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी फ़िज़िकल फ़िटनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो 5 इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी जिससे जो हमारा फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो बनती है। तो इसके 5 हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रेंथ, फिर होती है स्पीड, फिर होती है एंड्योरेंस, फिर फ्लेक्सिबिलिटी और फिर कोऑर्डिनेशन। तो इनसे क्या होती है, हमारी जो ओवरऑल जो फ़िटनेस है वो बनती है, यानी वो बेटर हो जाती है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या होती है। इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मस्क्यूलर फोर्स वन इज़ कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग इन अ सिंगल मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी इसको स्ट्रेंथ को आप बोल सकते हो कि एक इंसान जब किसी चीज़ को मतलब जो अपनी बाजू अगर उठाएगा उसमें कितना एक साथ मतलब जो उसका मसल्स है उसमें कितना एक फोर्स मतलब उसमें से कितना एक साथ वो कितना फोर्स उसमें डाल सकता है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो जो है कितना वो फोर्स अपनी जो भी कोई चीज़ जिस मतलब जहाँ पे भी अपना फोर्स डालना, चाहे वो टांग से किसी चीज़ को धक्का दे, चाहे हाथ से धक्का दे, तो उसके पास कितनी वो स्ट्रेंथ है कि वो मतलब एक साथ वो कहाँ तक इस एक चीज़ को दूर फेंक सकता है, यानी अपनी जो मसल्स है उनको कितना एक्सर्ट बाहर को निकाल सकता है। इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। और जो हमारी स्ट्रेंथ है इसको हम एक अगर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग लेंगे इसमें तो उससे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ, दूसरी होती है डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उसकी भी 3 पार्ट्स होती है, एक होती है मैक्सिमम, दूसरी होती है एक्सप्लोसिव और फिर तीसरी होती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो जो हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजीशन। यानी आप बोल सकते हो जहाँ पे एक इंसान खड़ा रह के वहाँ से वो कहाँ तक एक चीज़ को अपना जो या धक्का दे सकता है, या अपनी जो बाजू हैं उससे वो उसको कितना बाहर निकाल सकता है, कितना उससे फोर्स से किसी चीज़ को दूर को फेंक सकता है, उसको हम बोल सकते हैं। तो ये किसी एक पोजीशन से आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं हो पाता इंसान, यानी एक जगह से आप अपना फोर्स कितना बाहर निकाल सकते हो, एक्सर्ट कर सकते हो। तो इसमें आप एग्जांपल में देखते हो कि जो ये वाली स्ट्रेंथ है हम आर्म रेसलिंग में यूज़ करते हैं, पावर लिफ्टिंग में, और जब कभी वॉल को अगर धक्का देंगे वो भी इसमें आ जाती है। उसके बाद है हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इसको हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, यानी आइसो मीन्स सेम और टोनिक मीन्स टोन, यानी जो मसल का टोन है वो इसमें सेम रहता है। इट इज़ एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन अ मोशन। यानी जब एक इंसान इधर उधर हिलता है उसमें आप कितना जो किसी चीज़ के मतलब अपने आप को रेजिस्ट कर पाते हो, तो कोई चीज़ आप कितना अपने आप को उसमें रख सकते हो, एक चीज़ पे खड़ा, उसको बोल सकते हो आप। तो इस जो ये वाली स्ट्रेंथ है इसमें हमें मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे यानी मूवमेंट ज़रूरी है। तो इसमें 3 इसकी भी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसमें देखा जाता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। यानी इसमें ज़्यादा जो हमारी रेजिस्टेंस है इसमें ज़्यादा देखी जाती है, यानी उसमें कितनी एबिलिटी है एक इंसान में कि वो एक्ट कर सके अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो ये किस में ज़रूरत पड़ता है, ये वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इसमें क्या देखा जाता है कि इट इज़ एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। यानी हाई स्पीड से आप कितना जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करते हो, उसको आप बोलते हो। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ। इसको आप बोल सकते हो ये स्पीड और स्ट्रेंथ को मिला के बनता है। तो जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है ये उन दोनों को मिला के बनती है। तो कहाँ पे यूज़ की जाती है, जंपिंग या थ्रोइंग बॉल वगैरह जो होता है, या वॉलीबॉल में हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर फटीग कंडीशन। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एक एबिलिटी है जिसमें एक इंसान थक गया होगा, उसके बावजूद भी वो कैसे ये वापस से अपना जो ये है किसी चीज़ को, कितना भी वो थक गया हो फिर भी उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो आगे लड़ सके और पूरा जोर लगा सके। तो जो ये वाली हमारी स्ट्रेंथ है ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि स्विमिंग और जंप्स वगैरह में यूज़ की जाती है। उसके बाद है हमारी नंबर 2 पे स्पीड।
इट इज़ एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एक्शन एज एट फास्ट रेट। तो आप बोल सकते हो कि ये कोई भी इसमें क्या किया जाता है, कोई मूवमेंट या एक्शन किया जाता है लेकिन बहुत तेज़ी से। यानी कभी आप गाड़ी चलाते हो, आप बोलते हो कि इसको पूरी स्पीड पे रखो, तेज़ स्पीड पे रखो। कोई काम करते हो जल्दी जल्दी करो, यानी इसको जल्दी जो कोई भी चीज़ आप जो जल्दी करते हो, तेज़ तेज़ करते हो, कोई भी एक्टिविटी वो सीखी जाती है यहाँ पे। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन हेरिडिटी बट कैन इम्प्रूव थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। तो इसमें बोला गया है कि ये आपके पेरेंट्स के थ्रू आ जाता है। अगर आपके पेरेंट्स कोई चीज़ जल्दी जल्दी करते हैं, ये अगर उनके अंदर है तो वो आप पे आती है। लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है ऐसा, तो आप इसको अगर इम्प्रूव कर सकते हो थ्रू, अगर आप अच्छी इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह करते हो तो आप ये कर सकते हो। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी स्पोर्ट एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एनी ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे स्पोर्ट्स का, यानी कि हर एक गेम में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये इसके बगैर कोई भी गेम खेली नहीं जा सकती है। तो इसमें क्या है, इसमें कहाँ पे किस किस का कम्बिनेशन है, ये मैक्सिमम स्पीड का कम्बिनेशन है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का कम्बिनेशन है और स्पीड एंड्योरेंस का। इन चीज़ों में ये हम देख सकते हैं। उसके बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है रिएक्शन टाइम और स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि एक इंसान ने कितना टाइम लिया है या रेस्पॉन्स करने में ना, या चेंज करने में। कोई भी उसका स्टिमुलस है उसको, कोई जैसे अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, वॉलीबॉल जैसे खेल रहे हो, आप कितनी देर में वो कितनी तेज़ी से आप वो दूसरे कोर्ट में फेंक देते हो, तो उसको आप बोल सकते हो रिएक्शन टाइम। ठीक है। उसके बाद है स्पीड ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट की क्या स्पीड थी। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म अ सिंगल मूवमेंट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, यानी यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी सिंगल मूवमेंट जो आप करते हो कम से कम टाइम में किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड है ये हम किससे मेजर कर सकते हैं, या हम रिफ्लेक्स टेस्ट से भी मेजर कर सकते हैं लोगों की, या शॉर्ट स्प्रिंट जो उनसे अगर हम कराएंगे बच्चों से, उससे हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी, यानी ये एक बोल सकते हैं हम, ये एक क्षमता, ऐसी क्षमता है जिसमें कोई आप इंसान कितना भी थक गया हो, कितना भी उसके मतलब वो पूरा वो थक गया हो, लेकिन फिर भी वो वापस से कोई एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू कर ले, वो हार ना माने। ठीक है। इट इज़ एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग, यानी ये एक एबिलिटी है जिसमें अगर आप कितने भी थक गए हो लेकिन आप फिर भी उस थकावट को छोड़ के अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हो, उसको आप बोलते हो एंड्योरेंस। जो ये है हमारी एंड्योरेंस, इसको हम किससे डेवलप कर सकते हैं, इसको हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग या इंटरवल जो ट्रेनिंग है जिसके बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे, उससे आप इसको अच्छा बना सकते हो। ये कहाँ कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें लॉन्ग रेसेस में ज़रूरत पड़ती है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल वगैरह ऐसे गेम्स में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है शॉर्ट टर्म यानी एनारोबिक एंड्योरेंस। तो एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के बगैर। ठीक है। तो ये जो ये वाली जो ये हमारी ये है एंड्योरेंस, ये कहाँ पे की जाती है, अगर ये एनारोबिक में भी की जाती है, एरोबिक में भी की जाती है। ठीक है। तो एनारोबिक का मतलब है कि वहाँ पे की जाए जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। दिस इज़ एंड्योरेंस विद एनारोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डन व्हेन द इंटेंसिटी स्पीड इज़ वेरी फास्ट। यानी ये जो एंड्योरेंस है ये वहाँ पे काम आती है जहाँ पे एक्टिविटी, एक इंसान जब एक्टिविटी कर रहा होता है तो वहाँ पे जो उसकी जो ऑक्सीजन की क्षमता है वो बहुत कम हो गई होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है और वो बहुत तेज़ी से कर रहा होता है। वहाँ पे अगर एक इंसान की एंड्योरेंस अच्छी होगी तो उससे क्या हो जाता है, वो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकता है। यानी आप देखोगे अगर थका भी होगा, यानी ऑक्सीजन जब बहुत कम हो जाए, जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हो और आपकी जो ऑक्सीजन है आप कम हो जाता है, आपको लगता है मतलब आपको बहुत अजीब सा लगता है, बट फिर भी आप वहाँ पे सांस लेके आप दौड़ जाते हो, तो उसको आप बोलते हो एनारोबिक जो एंड्योरेंस है। इट इज़ फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन एंड इज़ ऑल्सो नोन एज मस्कुलर एंड्योरेंस। और ये वाली जो ये एंड्योरेंस है ये बहुत कम टाइम के लिए होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन के बगैर होती है। तो ऑक्सीजन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर एंड्योरेंस भी। तो ये क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ फटीग एंड टायर्डनेस। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी फटीग हो जाती है और बहुत सारी टायर्डनेस, मतलब बहुत इंसान थक जाता है। रिक्वायर्ड फॉर ऑल गेम्स, तो ये सारी गेम्स के लिए यूज़ करते हैं हम। उसके बाद है लॉन्ग टर्म एरोबिक एंड्योरेंस।
तो जो हमारी एरोबिक एंड्योरेंस है इसमें क्या होता है, यानी ये ऑक्सीजन के साथ की जाती है, यानी इधर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इन दिस एंड्योरेंस द एक्टिविटी इज़ डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी स्पीड इज़ लोअर। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो बहुत लंबे टाइम के लिए की जाती है और स्पीड कम होती है, ठीक है। और ये है हमारी एरोबिक एंड्योरेंस, ये जो थकावट है उसको कम करने में हेल्प करती है। वहीं जो हमारी जो एनारोबिक एंड्योरेंस थी वो थकावट बढ़ा रही थी ज़्यादा। तो ये कहाँ कहाँ पे काम आती है, ये डिस्टेंस रेसेस में काम आती है, रोड साइकिलिंग और क्रॉस कंट्री जो होती है, रन होती है, उसके लिए काम आती है। उसके बाद है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फिज़िकल फिटनेस। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हमारे फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज, यानी आप बोल सकते हो ये हमारे जॉइंट्स की एक क्षमता है जिसमें वो ज़्यादा लंबे तक मतलब रेंज में वो इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी ज़्यादा वो फैल सकते हैं। उसको आप बोल सकते हो। जैसे आप देखते हो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डांस करते हैं, वो मतलब अपनी बॉडी को इस तरीके से मूव करते हैं कि आपको लगता है इनके अंदर हड्डियां है भी कि नहीं है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं तो पहले से ही वो ऐसे डांस वगैरह कर रहे होते हैं, तो या जिमनास्टिक्स में होते हैं तो वो बहुत मतलब अच्छा उनको अपने बॉडी पे कंट्रोल होता है। तो इसकी वजह से हमें कभी लगता है कि इनके अंदर हड्डियाँ ही नहीं, कैसे अपने आप को इतना मूव कर लेते हैं, तो उसको आप बोलते हो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वेरीज फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एडजॉइनिंग लिगामेंट्स टेंडन्स एंड मसल्स। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हर एक इंसान की अलग अलग होती है, यानी जॉइंट्स की अलग अलग होती है। ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, लिगामेंट्स कैसे जुड़े हुए हैं उन पे डिपेंड करता है, टेंडन्स और मसल्स पे हर एक इंसान की डिपेंड करता है। एंड इंडिविजुअल विथ फ्लेक्सिबल बॉडी कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। जो एक इंसान होगा जिसकी जो बॉडी होगी वो फ्लेक्सिबल होगी, वो अच्छे से उसको अगर मूव कर पाता है तो किसी भी जो एक्टिविटी है वो कोई भी एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर सकता है। स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट इफ स्पोर्ट्स पर्सन इज़ फ्लेक्सिबल। तो जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं वो बहुत हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं अगर जो एक इंसान जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, यानी उसको बहुत कम लगेगी। तो इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव अप टू मैक्सिमम रेंज विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प इज सेड टू बी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। यानी यहाँ पे देखा जाता है कि कोई एक इंसान है वो अपने जो जॉइंट्स है उनको कितने रेंज तक मतलब फैला सकता है बिना किसी दूसरे इंसान की हेल्प के बगैर, या बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प के बगैर वो अपनी बॉडी को कितना फैला सकता है या अपने जॉइंट्स को कितना मूव कर सकता है, उसको आप बोल सकते हो। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, एग्जांपल चक्र आसन, टो टच एंड साइडवर्ड बेंडिंग एक्स्ट्रा। तो जो ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी है ये देखी जाती है एक इंसान एक जगह पे खड़े रह के इसमें देखता है कि अपनी जो बॉडी अपने जॉइंट्स वगैरह को कहाँ तक फैला सकता है। तो यानी वो एक जगह पे खड़ा रहता है और वहाँ से अपनी बॉडी को इधर उधर फैलाने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक जगह पे रह के बिना किसी इधर उधर हिलने के बगैर। यानी ये कहाँ पे किया जाता है, चक्र आसन जो होता है उसमें, यानी या टो टच होता है उसमें, या अपने बॉडी को एक साइड को बेंड करने में ये यूज़ की जाती है। उसके बाद होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो इट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्ड वाइल इन मोशन और मूवमेंट। तो ये जो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी है ये जब एक इंसान इधर उधर अपने आप को अपनी बॉडी को इधर उधर मूव करके करे, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल मतलब अपनी बॉडी को इधर उधर फैलाने की कोशिश करे, तो तब ये की जाती है। इसमें जिमनास्टिक्स में ये किया जाता है या डाइविंग वगैरह में की जाती है। तो जो ये मैंने यहाँ पे 3 लिखा है ना, ये 3 नहीं है, ये जो पहले मैंने बोला था ना एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी 2 टाइप्स है, उसकी एक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है और दूसरी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये पैसिव 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टू मूव द जॉइंट्स अप टू मैक्सिमम रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प। यानी जो पहला था एक्टिव में, यहाँ पे था कि बिना किसी आउटसाइड हेल्प के बगैर अपनी बॉडी को ऊपर कितना आप ऊपर तक ले जा सकते हो, या अपनी बॉडी को कितना इधर उधर मूव कर सकते हो। तो लेकिन जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे आप दूसरे की हेल्प ले सकते हो, लेके आप अपनी बॉडी को कितना जॉइंट्स को ऊपर को कर सकते हो, उसको आप बोलते हो। इट इज़ ऑलवेज मोर देन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हमेशा जो हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है उससे ज़्यादा होती है। तो उसके बाद है कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इट इज़ अ परफॉर्मेंस प्री रिक्विजिट एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन द कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑर्गन।
कोऑर्डिनेशन है ये हम बोल सकते हैं, ये एक कोई भी परफॉर्मेंस करने से पहले या कोई भी गेम में पार्टिसिपेट करने से पहले की जाती है। और ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है और जो फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से कैसे, मतलब कितना एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विदाउट परफेक्शन एंड एफिशिएंसी। हम बोल सकते हैं ये एक एबिलिटी है हमारी बॉडी की, जो कोऑर्डिनेशन है ये बिना किसी परफेक्शन या एफिशिएंसी के बगैर जो की जाए वो कितने अच्छे से करता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इट इज़ इफ़ देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मसल्स द इंडिविजुअल गेट्स स्ट्रेंथ टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। तो हम बोल सकते हैं अगर जो एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच में, एक इंसान के मसल्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो वो उसके पास बहुत स्ट्रेंथ होगी कि वो जितनी अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर पाए। रिदम एंड परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट एबिलिटी। तो वो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो जो कि कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करती हैं वो आराम से कर सकता है अगर उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फिज़िकल फ़िटनेस। तो फिज़िकल फ़िटनेस की क्या क्या टाइप्स होती हैं, तो एक है एरोबिक एक्टिविटीज़। इसमें क्या आता है, जॉगिंग। तो जो जॉगिंग है इट इज़ एन ईजी रनिंग, यानी जॉगिंग जो आप देखते हो सुबह लोग कर रहे होते हैं, यानी इधर उधर दौड़ते हैं, पहले धीरे दौड़ते हैं फिर तेज़ हो जाते हैं फिर से धीरे करते हैं। तो आप बोल सकते हो ये एक ईजीएस्ट वे है कि जिससे हम फिज़िकल फ़िटनेस को बढ़ा सकते हैं अपनी। तो जो एक अच्छी जॉगिंग रूटीन होगी किसी इंसान की, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी और वो वेट हमेशा कंट्रोल में रख पाएगा। तो जो जॉगिंग है ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे जो हमें कार्डियक ट्रबल्स जो होती हैं, हार्ट अटैक वगैरह जो होता है उससे बचाता है अगर हम ये रोज़ करते हैं। कुछ लोगों के लिए जो जॉगिंग है वो पहले पहले डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन अगर वो धीरे धीरे इसके ऊपर ट्राई करेंगे, वो धीरे धीरे पहले चलेंगे, फिर अपने आप को फास्ट थोड़ा करेंगे और फिर वापस स्लो चलेंगे और फिर वापस से फास्ट जॉगिंग करेंगे, तो उससे वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वी शुड कवर 2 किलोमीटर्स टू 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस एट लिस्ट इन 50 to 60 मिनट्स, यानी हमें 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को लगभग 15 से 60 मिनट के बीच में कंप्लीट करना है। यानी स्टार्ट होगा 2 किलोमीटर से और एंड करना है हमें 10 किलोमीटर्स पे धीरे धीरे। तो ये नहीं एक साथ एक ही दिन में आप करोगे, या आप धीरे धीरे करोगे। उसके बाद है बाईसाइकिलिंग। तो इसमें क्या होता है, बाईसाइकिलिंग प्रोवाइड्स अ गुड एक्सरसाइज टू होल बॉडी। ये जो बाईसाइकिलिंग होती है ये हमारी पूरी बॉडी को पूरा बहुत मतलब अच्छी एक्सरसाइज देती है, ठीक है। यानी जो साइकिल पे हम जो जो इधर उधर जाते हैं, जो चलाते हैं, फिर उसके ऊपर रेस वगैरह करते हैं, वो सारा। तो अब बोल सकते हो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे हम अपनी जो फिज़िकल फ़िटनेस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। वाइल गोइंग फॉर लॉन्ग बाईसाइकिलिंग द बाईसाइकिल मस्ट बी चेक प्रॉपरली। अगर आप लंबी बाईसाइकिलिंग के लिए जाना चाहते हो तो आपको अपनी जो बाईसाइकिल है उसको पहले ही अच्छे से चेक कर लेना चाहिए ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो स्पीड है वो अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए अलग अलग जगहों पे, ताकि आप जैसे ट्रैफिक में चल रहे हो तो या सरफेस पे चल रहे हो तो उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओ। उसके बाद है कैलिस्थेनिक्स। अब ये क्या होता है, देयर आर फ्री हैंड एक्सरसाइजेज टू डेवलप द जनरल लेवल ऑफ फिटनेस। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जिनमें आप फ्री हैंड एक्सरसाइजेज जो करते हो, जिनसे आप जो आपकी जो जनरल लेवल फिटनेस है वो मेंटेन कर सकते हो। तो इन एक्सरसाइजेज को इनको हम फिज़िकल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी बोलते हैं, जैसे कि हो गया पुशअप्स होते हैं, चिनअप्स होते हैं, रोटेशन हो गया, या स्विंगिंग होता है जो। तो जो ये वाली हमारी कैलिस्थेनिक्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे जो जनरल लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद है रिदमिक एक्सरसाइजेज। तो ये these are exercises which are performed in a mass big group of students। तो जो रिदमिक एक्सरसाइजेज होती हैं ये बहुत सारे ग्रुप्स के एक मतलब बच्चों के ग्रुप में परफॉर्म की जाती हैं, यानी बहुत सारे बच्चे मिल के ये एक्सरसाइजेज करते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें जो ये वाली एक्सरसाइजेज होती हैं रिदमिक एक्सरसाइजेज, यहाँ पे हमें छोटे छोटे अपैरेट्स चाहिए होते हैं, चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि डम्बल्स चाहिए होते हैं, हुप्स चाहिए होते हैं, या रिबन्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो जो ये वाली एक्सरसाइजेज है ये हम म्यूज़िक या बैंड के ऊपर कभी कभार कर सकते हैं, मतलब म्यूज़िक और बैंड के साथ हम ये कर सकते हैं एक्सरसाइजेज। दीज आर वेरी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज टू डेवलप कोऑर्डिनेशन अमंग चिल्ड्रन। जो ये वाली एक्सरसाइजेज ये अगर हमें बच्चों के अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है तो हम उसके लिए ये हम कर सकते हैं।
पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें दूसरा पार्ट है, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीन्स टू डेवलप फिजिकल फिटनेस। तो अगर हम गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे उससे हम अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। जो जो हमारी कोई भी गेम हो, एवरी गेम एंड स्पोर्ट हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। हर एक गेम की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए हर एक गेम के लिए आपको अलग अलग फिजिकल फिटनेस चाहिए। किसी में आपको एंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए, किसी में आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, किसी में आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो हर एक गेम का अपना अपना रिक्वायरमेंट्स है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। इन सम एक्टिविटीज़ वी रिक्वायर एंड्योरेंस, कुछ में अगर जैसे कि लॉन्ग रेसेस है उनमें हमें एंड्योरेंस चाहिए, अगर हमें स्प्रिंट करना है उसके लिए हमें स्पीड चाहिए, अगर हमें वेट लिफ्टिंग करना है उसके लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करनी है तो वो हमें किस चीज़ में हम कर सकते हैं, हमें जिमनास्टिक्स पे गेम है उसमें अगर हमें पार्टिसिपेट करना है तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इस पे मतलब हर एक गेम पे अलग अलग है कि उनकी सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं ये क्या करती हैं, हमारे जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ाती हैं और एक इंसान को फिट और हेल्दी रखती हैं। जो गेम्स हैं ये क्या करती हैं, हमें एक गुड रिक्रिएशनल हेल्प देती हैं और जिसकी वजह से हम हमेशा खुश रहते हैं। उसके बाद है सर्किट ट्रेनिंग। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, बट इट इज़ पॉपुलरली कंसिडर्ड फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। तो आप बोल सकते हो जो ये वाली मेथड है ये अलग अलग जो हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये किसके लिए क्या कौन सा कंपोनेंट बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, स्ट्रेंथ के लिए। तो ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 1957 में। और इसको जो डेवलप किया गया था वो किसने किया था या किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको, नॉर्गन और एडमसन ने। तो जो ये वाली हमारी ट्रेनिंग होती है इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ सिलेक्टिव एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड एट डिफरेंट स्टेशंस इन स्मॉल प्लेस नोन एज सर्किट। एक गोल सर्किट होता है उसमें क्या किया जाता है, कुछ स्टेशंस रखे जाते हैं और हर एक स्टेशन पे मतलब अगर 5 स्टेशंस है तो 5 स्टेशंस के लिए एक गोल बना लिया, उसमें 5 स्टेशंस 5 एरियाज़ को टिक कर दिया और हर एक एरिया के बीच में एक 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 अलग अलग एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। तो अलग अलग गेम या एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो उसको बोलते हैं हम सर्किट ट्रेनिंग। तो इस जो ये वाली ट्रेनिंग होती है इसमें 5 से 10 जो एक्सरसाइज होती हैं वो की जाती हैं अलग अलग स्टेशन पे, और हर एक स्टेशन पे क्या करनी है, अलग एक्सरसाइज हमें करनी है। तो किसी भी स्टेशन पे कोई एक ही रिपीट नहीं कर, 2 स्टेशंस पे आप कोई एक गेम को रिपीट या एक एक्सरसाइज को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। और जब आप वो एक कंप्लीट करते हो फिर ही आप दूसरे स्टेशन पे जा सकते हो। तो ये जो सर्किट है ये इंडोर भी हो सकता है या आउटडोर भी हो सकता है। तो the important thing to keep in mind while selecting exercise is that at every successive station the exercise should be different from the previous station। यानी जो मैंने आपको बोला है तो अगर ये आपको जो ये एक्सरसाइज है ये अगर करनी है करानी है बच्चों के बीच में तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि हर एक स्टेशन पे अलग अलग जो एक्सरसाइज है वो होनी चाहिए ताकि कोई मतलब कोई एक जो एक्सरसाइज है वो रिपीट ना हो यानी अलग अलग हो। उसके बाद है फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग फ़िज़िकल फ़िटनेस। किन किन फैक्टर्स से जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो हमारी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें आती है हेरिडिटी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ है हर एक इंसान की अलग होती है, यानी उसकी वो कैसे पहले ही अपने मतलब पेरेंट्स के थ्रू उसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, यानी स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर उसका कैसा है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी कैसी है। यानी कोई इंसान होता है वो कम मतलब चीज़ों में मतलब ज़्यादा हर एक गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है या ज़्यादा गेम्स में अच्छे से वो नहीं कर पाता है। तो ये उस चीज़ पे भी ये हमारी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो डिपेंड करती है। उसके बाद है एनवायरनमेंट। तो यानी क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर या जो पोल्यूशन है ये सारे भी क्या करते हैं, हमारी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट है जो कि अनहेल्दी है तो एक इंसान जो है वो कभी भी फिट नहीं रह सकता है। उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, तो अगर हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हम किसी भी सिचुएशन में अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं और हर एक गेम को अच्छे से कर सकते हैं।
और उसके बाद जो ये भी हमारा जो है, अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हम अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे या किसी भी गेम में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे भी ये होता है। उसके बाद है एज और जेंडर, यानी सेक्स जो है इस पे डिपेंड करता है, यानी एज कैसी है आपकी, हर एक इंसान की, ये भी एज पे भी डिपेंड करता है कि आप उस हिसाब से आपकी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो वैसी होगी, और आप उस एज के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हो। यानी आप दूसरा है सेक्स, यानी मेल, आप मेल हो या फीमेल हो, उस पर डिपेंड करता है। कुछ एक्टिविटीज़ है जो मेल्स कर सकते हैं, कुछ फीमेल्स कर सकती हैं। उसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइजेस। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेज जो हैं वो करते हैं, उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो बहुत अच्छी होगी, और हम उसको बहुत टाइम, मतलब बहुत अच्छे तक, जब तक हम एक्सरसाइजेज रेगुलर एक्सरसाइजेज करेंगे तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, यानी अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उसके बाद उसके लिए एक अच्छे से प्रॉपर रेस्ट और रिलैक्सेशन लेना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम जो फिज़िकल फिटनेस है उसको पूरे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यानी हार्ड वर्क शुड बी डन प्रॉपरली विद सफिशेंट रिकवरी फ्रॉम द फटीग। अगर हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हमें उसके लिए जो वो थकावट है उसको भी फिर अच्छे से रिकवरी उसकी भी होनी चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हम अच्छे से अपने ज़्यादा टाइम तक हम वो जो एक्सरसाइज है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है डाइट। जो डाइट है वो भी इफ़ेक्ट करता है हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस को। अगर हमारा जो बैलेंस डाइट है वो अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या ज़रूरी है कि हम जो बैलेंस डाइट है वो लें। तो जो बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी को ही नहीं हेल्दी रखता है, बल्कि हमारा जो माइंड है उसको भी डेवलप करता है, और उसकी भी डेवलपमेंट होती रहती है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी जो इसमें क्या होता है, हर एक इंसान जो है वो अलग अलग उसकी जो फिटनेस की लेवल है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसीलिए जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ के जो प्रोग्राम्स है या फिज़िकल फिटनेस के प्रोग्राम्स है वो हर एक इंसान की जो इंडिविजुअल की लिमिट्स है उसी के हिसाब से होनी चाहिए। और हर एक जो ये है, मतलब जैसे कि एज, जेंडर, हाइट, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये सारी हमें कोई भी जो एक्टिविटी हम करते हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस देखते हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए करनी चाहिए। उसके बाद है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। तो बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अगर मतलब कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो हमें पहले जो भी हमारे जो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या सेफ्टी मेजर्स है वो हमें हमेशा नज़र में रखने चाहिए। यानी हमें ऐसे ही नहीं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम कहीं से भी कोई भी चीज़ फेंक देते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि उससे लग सकती है हमें, है ना। तो हमें पहले अपना, मतलब कोई एक्टिविटी करते भी हैं तो हमें अपने आप को फर्स्ट रखना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए पहले, तो फिर हम वो एक्टिविटी भी अच्छे से कर सकते हैं। यानी लगने के बाद फिर करना, वो उससे अच्छा है कि हम पहले ही अपने आप को बचाएं और एक्टिविटी भी अच्छे से कर लें। उसके बाद है पोस्चर। जो एक गुड पोस्चर है वो फिज़िकल फ़िटनेस के मतलब बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, और वहीं जो बैड पोस्चर होता है वो फिज़िकल फ़िटनेस को हमेशा रोकता है। उसके बाद है हेल्थ। यहाँ पे हाज़र्ड्स में लिखना भूल गई हूँ, तो हेल्थ हाज़र्ड्स है यहाँ पे। तो जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग वगैरह हो गई, ये अगर हम करते हैं तो इससे क्या हो जाएगी, जो हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो मतलब बहुत हद तक रुक जाएगी। तो हम फ़िट नहीं रह सकते अगर हम ये सारे ड्रग्स वगैरह लेते हैं या नशा कोई करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और हम फ़िट नहीं रह सकते हैं।